आज तो दोस्तों नमस्कार। मैं सीताराम चौधरी एसआरसी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, जो पिछला जो अपना लेक्चर रहा था उसमें मैंने शासक अभय सिंह के बारे में बात की थी, जो 1724 से लेकर 1749 ईस्वी तक रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खिजड़ली जो घटना होती है वो 28 अगस्त 1730 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन होती है। उसमें हुआ क्या था दोस्तों, जो अभय सिंह था उसका एक वन मंत्री था गिरधारी दास। गिरधारी दास को उसने जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा। और आपको पता है दोस्तों, ये विष्णु जो जाति होती है ये प्रकृति प्रेमी जाति होती है, पेड़ों को काटने नहीं देती है, ठीक है। तो और ये लकड़ी काटने के पीछे एक रीज़न था, जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसके महलों के लिए क्या लकड़ी की आवश्यकता हुआ करती थी। खैर जो भी है, तो मैंने आपको बताया था उस समय टोटल अमृता देवी बिश्नोई और उसके पति थे रामोदेव बिश्नोई, इनके साथ मिलकर टोटल 363 लोगों ने बलिदान किया था, जिसमें 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी, ठीक है। जो भी है, इसके बाद में ये सब मैंने वैसे आपको बता दिया था। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अभय सिंह ने हालांकि अजीत सिंह के स्मारक का निर्माण करवाया था, और साथ में फतेह पोल, एक तो फतेह महल ध्यान रखना वो एक अलग है, जबकि फतेह पोल का निर्माण कराया था अभय सिंह ने। अब देखिए, मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। अभय सिंह का बेटा हुआ राम सिंह। 1749 से लेकर 1751 तक शासक रहता है राम सिंह। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभय सिंह का जो भाई था बख्त सिंह, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, वो नागौर चला गया था। अभी वो मरा नहीं है, ध्यान रखना। बख्त सिंह आता है और राम सिंह को राजगद्दी से हटाकर खुद क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। दोस्तों एक बात बताइए, अभी तो उसका भाई जिंदा है, तो भैया उसको बेटे को कैसे बैठने देगा। तो 1751 से लेकर 1752 तक कौन रहता है, बख्त सिंह शासक रहता है। उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के पश्चात बख्त सिंह का बेटा था विजय सिंह, वो शासक बनता है, और 1752 से लेकर 1793 तक ये विजय सिंह रहेगा। अब देखिए शासक बनने के पीछे क्या कारण थे और कैसे रहा था, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। एक बात बताइए, देखिए अभय सिंह और बख्त सिंह दोनों भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभय सिंह का बेटा कौन है, राम सिंह, और विजय सिंह का बेटा कौन है भैया, विजय सिंह का बेटा है अपने विजय सिंह, सॉरी बख्त सिंह का बेटा कौन है, विजय सिंह। तो मैं कह सकता हूँ ये राम सिंह और विजय सिंह दोनों क्या चचेरे भाई हैं। अब राम सिंह कहे शासक मैं बनूँ और विजय सिंह कहे शासक मैं बनूँ। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, राम सिंह जो है, जो अभय सिंह का जो लड़का है, वो खुद शासक बनना चाहता है, और ये अपनी सहायता के लिए बुलाता है मराठों को। दोस्तों जितने भी इतिहासकार हुए हैं सबने मराठों को बाड़े के सैनिक कहा है, अर्थात उन्हें तो क्या है, पैसे चाहिए मराठों को, और सैनिक आपके लिए क्या है, तैयार है। साथ में जो विजय सिंह था, जो शासक बनना चाहता था, बख्त सिंह का बेटा था, उसकी सहायता के लिए बीकानेर के शासक गज सिंह और किशनगढ़ के शासक बहादुर सिंह आते हैं, ठीक है। बात है दोस्तों 1756 ईस्वी की। 1756 ईस्वी में दोनों में युद्ध होता है, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो, जिससे क्या है, कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता है। आखिरकार 1756 ईस्वी के बीच में 1756 ईस्वी में इनके मध्य फतेह चंद सिंह भी ऐसे लोग बाग आते हैं और इनके मध्य समझौता करवाते हैं। समझौते के पश्चात राम सिंह को तो क्या है, सोजत, मारोट और जालोर देना तय हुआ। बाकी शासक जोधपुर का कौन बनेगा, विजय सिंह। ऐसी एक संधि होती है 2 फरवरी 1756 ईस्वी को, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं दोस्तों, ये संधि थी 2 फरवरी 1756 ईस्वी को हुई थी, इसे नागौर संधि बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1766 ईस्वी में हुआ क्या। 1766 ईस्वी में विजय सिंह ने रेख बाव कर लगाया। अब ये रेख बाव कर क्या होता है, भूमि कर से संबंधित एक कर है, ये भूमि से संबंधित ही एक कर है, जिसे रेख बाव कर कहते हैं। ये विजय सिंह ने लगाया था 1766 ईस्वी में। और दोस्तों 1766 ईस्वी की बात है, विजय सिंह क्या करता है, नाथ द्वारा राजसमंद जाकर वैष्णव धर्म का क्या करता है, अनुयायी बन जाता है। और आपको पता है जो वैष्णव धर्म के जो लोग हैं ये कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। मांस मदिरा का सेवन नहीं करने के कारण ये जोधपुर में भी मांस मदिरा के पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। कौन लगा देता है, अपना विजय सिंह। खैर जो भी है, आगे देखिए। मैं दोस्तों एक बात कहना भूल गया, एक बात बताइए, जब शासक कौन बन जाता है, अपने शासक बन जाता है अपना विजय सिंह, तो विजय सिंह
आपको पता है कि भाई राम सिंह की सहायता करने के लिए कौन आए थे? मराठा आए थे। कौन आए थे? मराठा। अब मराठा को तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो राम सिंह ने विजय सिंह से क्लियर कह दिया था, देख भाई, यदि तेरे को शासक बनना है तो 50 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? मराठाओं को, तभी तू शासक बन सकता है, नहीं वही नहीं बन सकता। उसने कह दिया चलो ठीक है भाई, राजा है वो दे सकता है आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दे दी उसने। एक बात है दोस्तों, 1781 ईस्वी में जो शासक था, जो मुगल शासक था, मतलब मुगल बादशाह था, उसकी अनुमति से इसने एक सिक्कों की टकसाल खोली थी। किसने? विजय सिंह ने। और विजय शाही सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर की बात है, जोधपुर में गंग श्याम मंदिर, जोधपुर में गंग श्याम मंदिर और बाल कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी किसने करवाया था? विजय सिंह ने करवाया था। आगे देखिए दोस्तों, विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? तो दोस्तों वो कौन है? विजय सिंह। अब ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है सर, ये भी तो बताएं। तो सुनिएगा, जो मुगल शासक था जो जहांगीर, उसकी दोस्तों एक पत्नी हुआ करती थी नूरजहाँ। ऐसा कहते हैं कि नूरजहाँ के कहने से ही जहांगीर का पूरा राज कार्य चलता था। अर्थात जैसे नूरजहाँ कहती थी वैसे ही वो करता था, सरदारों को अपमान भी किया करता था। ऐसे ही विजय सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय के कहने से ही विजय सिंह का राज कार्य चलता था, अर्थात वो सरदारों को अपमान भी किया करती थी। तो मैं कह सकता हूँ कि मुग़ल बादशाह जहांगीर की तरह ही कौन है भाई? अपने ये विजय सिंह है। इसी कारण इसको जहांगीर का नमूना कहा जाता है। और ध्यान रखना, राजस्थान की नूरजहाँ, जैसे वहाँ पर मुग़ल दरबार में नूरजहाँ हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पर राजस्थान में कौन है? गुलाब राय है। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की नूरजहाँ किसको कहेंगे? जिसे क्या है, गुलाब राय कहेंगे। और गुलाब राय ने ही गुलाब सागर है ना, गुलाब सागर का निर्माण कराया था। और नाइला बाग का निर्माण भी किसने कराया था? इसी गुलाब राय ने कराया था। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कह दूं कि नूरजहाँ की जो माँ थी अस्मत बेगम, अर्थात मैं कह सकता हूं कि जहांगीर की जो सास थी अस्मत बेगम, उसने इत्र का आविष्कार किया था अजमेर में। और आपको पता हो तो इत्र जो बनता है ये एक विशेष प्रकार की घास होती है, खस घास। ये खस घास जो मेनली जो पाई जाती है वो सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इत्र उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। तो दोस्तों छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात और बताऊँ, देखिए विजय सिंह के समय, भाई जोधपुर का शासक कौन है? विजय सिंह। इसी के समय जयपुर का जो शासक था दोस्तों वो था सवाई प्रताप सिंह। एक बात और बता दूं, अब यहाँ पर देखिए सवाई प्रताप सिंह ये विजय सिंह की सहायता करेगा, और क्यों करेगा इसके पीछे रीजन है दोस्तों। ये सवाई प्रताप सिंह था, ऐसा कहते हैं कि विजय सिंह की पोती थी, ये पोती की शादी हुई थी किसके साथ में? सवाई प्रताप सिंह के साथ में। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सवाई प्रताप सिंह जोधपुर का, बताओ ये जैसे क्या पावना हो गया नहीं हो गया? तो एक बात बताइए, तो इसकी सहायता करेगा नहीं करेगा सवाई प्रताप सिंह? भाई अपने जैसे क्या दादे ससुरा की तो भाई सहायता करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दादे ससुरा की सहायता नहीं की, फिर किसकी सहायता करेगा? तो ऐसा कहते हैं दोस्तों, जैसे क्या है, विजय सिंह और मराठाओं के बीच में 1787 ईस्वी में हुआ था तुंगा का युद्ध, और 1790 में हुआ था पाटन का युद्ध। तो इन दोनों युद्धों में सवाई प्रताप सिंह ने सहायता की थी, किसकी? विजय सिंह की। और इसमें विजेता कौन हुए थे? ये विजय सिंह जी हुए थे। इसके बाद में 1790 ईस्वी में ही 1790 ईस्वी में भी एक युद्ध हुआ था, डांगावास का युद्ध। और ये डांगावास पड़ता है मेड़ता सिटी नागौर में। इसमें दोस्तों चक्कर उल्टा पड़ गया, इसमें मराठा जीत गए, जबकि हार कौन गए? विजय सिंह जी। ऐसा कहते हैं कि जब डांगावास का युद्ध हुआ था तो उस समय जैसे क्या मराठाओं को हराकर इन्होंने, विजय सिंह जी ने अजमेर जीत लिया था। तो इसमें एक संधि होती है, किसमें? दिसंबर 1790 ईस्वी में। अब भाई संधि क्यों हो रही है ये भी सुन लीजिए। इस युद्ध में, यानी डांगावास युद्ध जो 1790 होता है, 1790 में होता है, इसमें कौन जीत जाता है? मराठा। अब मराठा जीत गए तो बताओ वो जैसे क्या विजय सिंह जी क्या संधि करेंगे? संधि का मतलब ये है कि इनके राज कार्य के ऊपर कोई बाधा न आए। तो दोस्तों इसमें एक संधि होती है, और संधि के तहत मराठा क्या मांगते हैं? एक तो अजमेर मांगते हैं, जो पहले विजय सिंह जी ने किससे छीन लिया था? मराठाओं से, ठीक है। और दोस्तों ये सांबर संधि होती है दिसंबर 1790
आपको यहाँ पर 2 तारीख मिलती है, ध्यान रखना। एक तो दिसंबर 1790 मिलती है और एक जनवरी 1791 ईस्वी मिलती है। इन दोनों डेट में से कोई भी सी डेट आपको एग्जाम में अपीयर होती है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर हुई अपनी, हाँ दोस्तों, विजय सिंह मराठा में वहाँ पर था लकवा दादा और डी बोइन, 2 थे जिसके मराठा जिनका नाम था लकवा दादा और डी बोइन। और दोस्तों एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट और बता दूं, जो डी बोइन की जो सेना है इसको चेरी फौज, अब चेरी फौज क्या होती है, जो लड़ाकू सेना होती है उसको बोलते हैं चेरी फौज। डी बोइन की सेना को चेरी फौज की संज्ञा दी जाती थी। एट द लास्ट दोस्तों 1793 ईस्वी में विजय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भीम सिंह। और दोस्तों भीम सिंह जो शासक रहते हैं ये 1793 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके काल में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट कोई रोल नहीं है। इसके काल में आपको ओनली 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 ग्रंथ हैं उनके नाम याद रखो, बाकी और कुछ याद मत रखो, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि इसी के काल में, भीम सिंह के शासन काल में एक ग्रंथ लिखा गया भीम प्रबंध, जो लिखा था किसने, हरिवंश भट्ट ने। किसने लिखा था, हरिवंश भट्ट ने। और ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें 20 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब होता है भाग, इसमें 20 भाग है, ठीक है। और दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा है अलंकार समुच्चय। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, अलंकार समुच्चय। और दोस्तों ये लिखा था कवि रामकर्ण ने। किसने लिखाया था, कवि रामकर्ण ने। कौन सा ग्रंथ लिखा था, अलंकार समुच्चय। और दोस्तों बस ये 2 बातें याद रखनी है। इसके बाद में ये भीम सिंह का अगला उत्तराधिकारी बनता है मान सिंह राठौड़। ये इम्पोर्टेंट शासक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे अपनी अगली क्लास में। जब तक दीजिए इजाज़त, राम राम, जय सिया राम।